सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के 7 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा पहला टॉपिक है किरचॉफ का नियम क्या है। अब बच्चों, आपके पास समय बहुत कम बचा है, ऐसे में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूं। सिर्फ आपको मैं हर एक लेक्चर में सिर्फ टॉपिक पर बात करूंगा और कोई बात नहीं करने वाला। अब मैं आपको जो भी कंटेंट दे सकूंगा कम से कम समय में अधिक कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों, पहला टॉपिक है किरचॉफ का नियम क्या है। तो बच्चों, किरचॉफ के दो नियम हम लोग पढ़ते हैं। पहला नियम है संधि का नियम, दूसरा है बंद पास का नियम। हम दोनों नियम को पढ़ते हैं। इनमें क्या होता है, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, तब वो नियम क्या कहता है बच्चों कि किरचॉफ का प्रथम नियम के अनुसार अगर कोई परिपथ है, तो अगर परिपथ की कोई संधि है तो संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा। मान लीजिए इधर से भी धाराएं आ रही, इधर से आ रही, इधर से आ रही, हर तरफ से धाराएं आ रही, तो उनमें जो परिपथ में केंद्र जो होगा, जो मेन बिंदु होगा, जो सेंटर में होगा, वहां पर अगर हम सभी धाराओं का बीजगणितीय योग निकालेंगे तो वो कैसा होगा, शून्य। यानी कि धाराओं का योग कैसा होगा, शून्य। और इस नियम को कूलॉम का जो प्रथम नियम है उसे हम संधि का नियम कहते हैं। I=0 होगा, धाराओं का योग क्या होगा, शून्य होगा। शून्य नहीं बच्चों, शून्य होगा। ठीक है। अगला देखिए, अगला बच्चों इसमें कहता है कि संधि का नियम तो पहला नियम हो गया, फिर आता है किरचॉफ का ही नियम, दूसरा नियम है जो जिसे हम बंद पास का नियम कहते हैं। बंद पास का नियम जो ये कहता है कि जो धाराएं और प्रतिरोध का जो बीजीय योग होगा उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये चीज इस नियम के अनुसार बताई जाती है। क्या है, किसी परिपथ के किसी बंद पास में, अगर हमारे पास कोई परिपथ है, उसका कोई बंद पास है, तो उस बंद पास में लगे हुए प्रतिरोध, उस बंद पास में जो भी प्रतिरोध लगे तथा उसमें प्रवाहित धाराओं का गुणनफल, उसमें जो भी प्रतिरोध लगे और उनमें जो भी धारा प्रवाहित कर रहे हैं उनका जो गुणनफल होगा उसका बीजीय योग होगा, उसी पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होगा। वो जो पास होगा उसमें लगा हुआ जो विद्युत वाहक बल है उसका जो योग होगा उसी के बराबर होगा। अर्थात IR होगा E, यानी कि IR जो उसमें धारा है और प्रतिरोध का जो बीजीय योग है उसका जो विद्युत वाहक बल है उसके बराबर होगा। आपको मैं जो दिखा रहा हूं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी को आप पढ़ लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला हमारा है कि चालक क्या होते हैं। बच्चों, चालक क्या होते हैं जिनमें सेमीकंडक्टर यानी कि कंडक्शन के गुण पाया जाता है। आपने सेमीकंडक्टर भी पढ़ा होगा, चालक, अर्धचालक, सुचालक, कई सारे प्रकार के चालक होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे मेनली चालक होते क्या हैं। तो देखिए बच्चों, वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए, हम उन्हें चालक कहते हैं। सीधी सी बात है, वे पदार्थ जिनमें अगर हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो अगर उनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है वो चालक कहलाएंगे। जैसे लोहा हो गया, चांदी, तांबा, इस तरीके से आप कापर भी देखते हैं, कापर के तार आते हैं जो आप वायर देखते हैं, वो चालक ही एक प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक देखिए बच्चों, द्विघात कोण क्या होता है। बच्चों, द्विघात कोण के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए द्विघात कोण क्या होता है। द्विघात कोण जो होता है हर एक, अगर आप पहले हम बात करते हैं द्विघात कोण की, तो द्विघात कोण क्या क्या होता है। अगर आप किसी भी चुंबकीय यामोत्तर में गए, अगर आप किसी भी स्थान पर जाते हैं, मान लीजिए आप जहां पर बैठकर लेक्चर अटेंड कर रहे हैं या उससे उठकर कहीं पर भी जाते हैं, तो वहां पर जो चुंबकीय यामोत्तर होगा और भौगोलिक यामोत्तर होगा, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर दो होंगे, उनके बीच में जो कोण बनेगा इस तरीके से, उस वो न्यून कोण जो उसके बीच में जो न्यून कोण बनता है, उस न्यून कोण का जो मान होगा उस स्थान का, उस जो न्यून कोण बनेगा उस न्यून कोण को ही हम द्विघात कोण कहते हैं। तो होता क्या है, अगर आप अपने यहाँ पर हैं या आप हमारे इधर आएंगे या आप कहीं भी अंत जाएंगे, अदर स्थान पर जाते हैं, तो जो होता है द्विघात कोण या फिर न्यून कोण जो होता है इसका मान क्या होता है, बदल जाता है। इसीलिए मैंने नोट में लिख दिया है भिन्न, इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो जाता है। ये चीज आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि जो द्विघात कोण का मान सभी स्थानों पर समान होता है, कोई चेंज नहीं होता है, एक जैसा रहता है या भिन्न भिन्न होता है, तो आपको यहाँ पर बदल जाता है या फिर भिन्न भिन्न होता है, आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र, आप इसको संधि विच्छेद करोगे तो चुंबक प्लस क्षेत्र आएगा। चुंबक का क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए, किसी भी चुंबक के चारों ओर का हुआ क्षेत्र, कोई भी चुंबक है उसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र, मान लीजिए हमारे पास कोई मैग्नेट है, हमारे पास कोई एक चुंबक है, उस चुंबक के पास क्या हुआ, बहुत सारे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं और कुछ टुकड़े उसके पास पड़े, कुछ टुकड़े उससे इतनी दूर पड़े कि उनको चिपका नहीं सकती है। तो जहां तक के लोहे के टुकड़े जो पड़े हैं जिनको वो चिपका रही है उसे तो हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र, और जहां तक के नहीं चिपका पा रही है उसे हम कहेंगे उस चुंबक का क्षेत्र नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय वस्तु लोहा कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित कर ले,
चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी चुंबक हो, अगर उसके आसपास कोई भी लोहे या कोबाल्ट की वस्तु पड़े जो जिसको चुंबक आकर्षित कर सके, चुंबकीय वस्तु हो गई, उसको अगर वो अपनी तरफ खींच लेती है, जहां तक की वस्तु को खींच लेगी तो उसकी जो एरिया होगी उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। यही चुंबकीय क्षेत्र की डिफिनेशन होती है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। अगला बच्चों आपका जो प्रिज्म वाला चैप्टर है उससे है कि विचलन कोण क्या होता है या विचलन कोण क्या है। तो आपने देखा होगा प्रिज्म पर अगर हम किसी भी प्रिज्म पर दो किरणें को डाल दें तो एक आपतित किरण होगी, एक परावर्तन किरण होगी, एक आने वाली एक जाने वाली होगी, और इन दोनों के बीच में एक किरण बन जाती है, उसे हम निर्गत किरण कहते हैं। समझिए, किसी प्रिज्म पर आपतित किरण की दिशा, हमने किसी प्रिज्म था, हमने उस पर किरण डाली तो उस किरण के आने की दिशा तथा उसके परावर्तन के पश्चात निर्गत किरण की दिशा, उसके क्या हुआ, उसके बाद में निर्गत यानी कि निकलने वाली जो किरण है उसकी दिशा, उनके बीच में कोण बन गया, जिस कोण को ही हम विचलन कोण कह देते हैं। अगला टॉपिक देखिए। अगला बच्चों, लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है। हमारा जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी होती है जो वो किन बातों पर निर्भर करती है। तो बच्चों जो लेंस की फोकस दूरी होती है लेंस के पृष्ठ के क्षेत्रफल की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तन पर, जैसे पदार्थ का जो लेंस का जो पदार्थ होगा उसका अपवर्तन कैसा उस पर भी निर्भर करेगी, और प्रकाश का रंग कैसा इस पर भी निर्भर करती है। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है स्वस्थ आंख जो होगा या नेत्र होगा उसका निकट बिंदु कहाँ होता है। तो बच्चों स्वस्थ आंख या निकट का जो नेत्र होता है उसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। अगर बाई चांस आपसे पूछ ले कि इसका अनंत बिंदु कहाँ होता है, अंत बिंदु कहाँ होता है, यानी कि दूर बिंदु कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है दूर बिंदु अनंत पर होता है। ठीक है, याद रखना है। तो ये थे बच्चों टॉप 7 टॉपिक जो मैंने आपको बता दी। इन टॉपिक को आपको नोट कर लेना, पढ़ लेना, और आप किसी भी पेपर को उठा के देख लेना, ये टॉपिक से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका उसका जवाब 100% देंगे। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।